सीनियर कांग्रेस लीडर वीरप्पा मोइली छत्तीसगढ़ पधारे थे और छत्तीसगढ़ पधारने के बाद लगातार सीरीज ऑफ मीटिंग्स चली हैं कि कांग्रेस के हार का कारण क्या हुआ था विधानसभा इलेक्शन में भी और लोकसभा इलेक्शन में भी। अब उनके रिपोर्ट में कुछ चीजें गई हैं जो इंटरनल सोर्सेज के हवाले से पता चली है और आज उसी पर हम अपना एनालिसिस करेंगे कि क्या वो वजह है जिसकी वजह से वीरप्पा मोइली यहां पर आए और उनकी रिपोर्ट में क्या निकला। इंटरनल रिपोर्ट है, काफी इंटरनल रिपोर्ट है जो राहुल गांधी एआईसीसी के अदर बाकी लीडर्स के पास गई है और राहुल गांधी के पास भी गई है। उसके अंदर के कंटेंट क्या है और उस पर एनालिसिस आज हम करेंगे। नमस्कार, जय जौहार, मेरा नाम सुमी केवल पटेल है और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं छत्तीसगढ़ राउंडअप में। आज हमारे साथ एनालिसिस करने के लिए राम अवतार तिवारी जी, सीनियर पत्रकार, हमारे साथ जुड़ रहे हैं छत्तीसगढ़ के। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है छत्तीसगढ़ तक पर। वीरप्पा मोइली यहाँ पर आए हुए थे और लगातार सीरीज ऑफ मीटिंग्स हुई हैं, एकदम मैराथन मीटिंग्स की तरह चला है। विधानसभा में भी काफी लॉस हुआ, कांग्रेस को 35 सीटों पर सिमट कर रह गई, 70 के आसपास पहले थी। उसके बाद विधानसभा इलेक्शन को लेकर ऐसे कोई एनालिसिस नहीं किया गया, लेकिन लोकसभा में उम्मीद जताई जा रही थी कि कांग्रेस शायद अच्छा करे कुछ 4 सीटों पे, 11 सीटों में से, लेकिन उसके बावजूद सिर्फ एक ही सीट कांग्रेस जीत पाई है और वो भी कोरबा का, अपनी खुद की सीट रिटेन कर पाई है। आपको क्या लगता है वीरप्पा मोइली की इस रिपोर्ट में, पहले तो आपके अंदरूनी सोर्सेस के हवाले से क्या जानकारी मिली है, क्या वो बड़ी वजह है जो उन्होंने अपनी रिपोर्ट में डाली है और एआईसीसी लेकर गए हैं और राहुल गांधी को भी सौंपेंगे ये रिपोर्ट? लोकसभा चुनाव की समीक्षा के लिए जो बनाई गई रिपोर्ट और नेताओं के दौरे हैं, उस दौरे से ये बात समझ में आई है कि कांग्रेस की जो हार है उसका बड़ा कारण कई और के अलावा गुटबाजी भी है। गुटबाजी एक तो ये था कि मोदी का वेव था, जितने प्रथम चरण में जो चुनाव हुए लोकसभा के, उसमें छत्तीसगढ़ भी था, मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा था, तो जो हिस्से में उस समय मोदी का वेव ज़्यादा था, इसलिए इन राज्यों में भाजपा को ज़्यादा बढ़त मिली, पहली बात थी। दूसरा बात ये थी कि डबल इंजन की सरकार है तो उसका एक बेनिफिट, उसी समय धान का एक बड़ा घोषणा जिसका अमली जामा हुआ, उसके कारण भाजपा का प्रभाव छत्तीसगढ़ में दिखा। तीसरा कारण जो है, कांग्रेस को टिकट वितरण में गड़बड़ी। एक तरह से ये माना जा रहा है कि भूपेश की सिफारिश पर या भूपेश के दिए नामों पर गंभीरता से विचार विमर्श करके उनके कहे प्रत्याशियों के अनुसार टिकट दी गई। दूसरा ये एक बात कही जो खुद दीपक बैज बोल रहा है कि संगठन के गुटबाजी या संगठन की उपेक्षा या संगठन के और नेताओं और प्रत्याशियों के बीच बेहतर तालमेल नहीं होने के कारण कुछ सीटों के हारे। अगर आप ऐसे ही विश्लेषण करेंगे तो चुनाव के परिणाम के पहले, आज 4 तारीख को आए, 1 महीना पहले ही परिणाम आया, उसमें के पहले ये लग रहा था कम से कम 3 सीट कांग्रेस को मिल सकती है, क्योंकि कहीं न कहीं आरक्षण का जो मामला है वो प्रत्याशी चयन में भी भाजपा से भी चूक हुई थी, उसका भी फायदा मिल जाएगा, ऐसा लग रहा था। परंतु कांग्रेस के नेताओं के बीच आपस का समन्वय नहीं होने के कारण एक हार हुई। जैसा महासमुंद में अगर ताम्रध्वज साहू की अपेक्षा धनेन्द्र साहू को टिकट दी जाती तो शायद जीत की संभावनाएं बन सकती थी। उसी तरह बिलासपुर में अगर देवेंद्र यादव के बदले किसी और भी यादव को देना था, अगर वहाँ पर महापौर और बहुत सारे लोग हैं, तो एक बेहतर प्रत्याशी हो सकते। तो वहाँ पर का जो संगठन है, वहाँ पर का जो कार्यकर्ता है, वहाँ पर के जो नेता हैं, वो अधिक सक्रियता से काम करते तो ये चुनावी मुकाबला बढ़ सकता था। तो पहली बात यह है कि भूपेश की चली, भूपेश ने संगठन के लोगों ने संगठन को उतना तवज्जो नहीं दी और अपने एक छत्र, अपनी टीम बनाकर वो लोकसभा चुनाव की लड़ाई लड़ते रहे। संसाधनों से भरे थे, ज़्यादातर मंत्रियों को, पूर्व मंत्रियों को और दिग्गज नेता जो 5 साल में संसाधनों से भरे थे, उनको टिकट देने की कोशिश की गई थी, उनको टिकट दी गई। परंतु उनके साथ जैसे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का, जैसे कांग्रेस संगठन का तवज्जो मिलना चाहिए था, समन्वय होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। जैसे खुद बस्तर के लोकसभा के प्रत्याशी कवासी लखमा और बस्तर के दिग्गज नेता, पूर्व मंत्री
उनकी एक संभावना व्यक्त की जा रही थी कि वो कहीं न कहीं जीत सकते हैं, परंतु उनको भी हार का सामना करना पड़ा। उन्होंने खुद वीरप्पन मोइली और कमेटी के सामने ये कहा कि मैं गुटबाजी के कारण चुनाव हारा हूँ। और उन्होंने कहा कि गुटबाजी कौन किया, बड़ा सवाल ये है। वहाँ पर के बड़े नेता तो दीपक बैज हैं, जो भाजपा वहाँ पर कमजोर थी। प्रत्याशी चयन के बाद समय बस्तर में कमजोर एक सरपंच को दे दिया गया था। उसके समय कांग्रेस ने एक मजबूत प्रत्याशी कवासी लखमा, कई बार के विधायक, बड़े नेता उतारा गया था। तो ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस और भाजपा के बीच बेहतर मुकाबला होगा और कांग्रेस की संभावनाएं बढ़ सकती है, परंतु हार का सामना करना पड़ा कांग्रेस को। तो ये कवासी लखमा को कहना पड़ा कि मैं चुनाव जो हारा हूँ वो संगठन की उपेक्षा, वहाँ पर संगठन सब चीज दीपक बैज हैं, बस्तर में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, लोकसभा के बस्तर से प्रत्याशी थे, वो एक दिग्गज युवा नेता हैं, उनकी एक टीम है, क्योंकि वो जिला स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक उन्होंने संगठन में नियुक्ति की है और उसके आदमी फौज है। तो वो जब कवासी लखमा ने तो जब 1-to-1 वीरप्पन मोइली से और चौधरी से दोनों से मुलाकात हुई तो ये कहा कि हमारे हार का एक बड़ा कारण गुटबाजी है। तो हाँ। गुटबाजी की बात उन्होंने स्वीकार की। हाँ। और संगठन के जो पदाधिकारी हैं, हाँ। वो जिस तरह से प्रत्याशियों के लिए खुलकर आते, हाँ। और जो मुद्दे थे, हाँ। कांग्रेस के मुद्दे, हाँ। उस तक अगर जनता तक पहुंचाते तो शायद कांग्रेस को ये दिन देखने नहीं पड़ते, कुछ अपेक्षाकृत अच्छे रिजल्ट आ सकते थे। बिल्कुल। एक अज्ञात लेटर भी वायरल हो रहा है काफी ज्यादा। वो अज्ञात लेटर इसलिए उसे कहा जा रहा है क्योंकि लिखा तो वो मल्लिकार्जुन खड़गे को गया है, यानी कि कांग्रेस के प्रेसिडेंट को लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया ये नहीं बताया गया, लेकिन उस पे इसका जिक्र है। काफी अंदर की बातें बताई गई है कांग्रेस फंक्शनिंग की, और कहा गया कि भाई हारने के तो दो ही कारण है, तो है भूपेश बघेल का घमंड और उनका एरोगेंस, और कहीं ना कहीं जो दूसरी वजह है वो काफी सारे स्कैम्स, कोल माइनिंग का स्कैम, पीएससी स्कैम, और भूपेश बघेल के इर्द गिर्द जितने भी लोग थे जिन पे ईडी के छापे पड़े, जैसे कि सौम्या चौरसिया, सूर्यकांत तिवारी, विनोद वर्मा, इन सारे लोगों का नाम भी उस लेटर में मेंशन्ड है। किस तरह से आप उस लेटर के बारे में हमें बता सकते हैं कि किस तरह से वो लेटर भी मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखा गया? और ये पहला लेटर नहीं है, इससे पहले भी कांग्रेस के कुछ पीसीसी डेलीगेट्स ने भी लोकसभा इलेक्शन से पहले, विधानसभा इलेक्शन के दौरान भी ऐसे पत्र लिखे हैं जिसमें सबने अपनी एक नाखुशी जाहिर की है और कहा है कि इतनी गुटबाजी है कि हमें मौका नहीं मिल रहा, हम इतने सालों से कार्य करता रहे हैं, हमें मौका नहीं मिल रहा, ना हमें आगे किया जा रहा है। एक सर्टेन गुट है, उन्हीं के जरिए सारी चीजें चलाई जा रही है। एक मोनोपोली है, पावर कॉन्सेंट्रेटेड है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के बाद जिस तरह से हार हुई है कांग्रेस की, उसी समय ये समीक्षा हो जानी चाहिए था। हाँ। तो छत्तीसगढ़ समेत 3 राज्यों के चुनाव हुए, वहाँ पूरा समीक्षा नहीं हो पाई जी। तो इस समीक्षा में वीरप्पन मोइली जो समीक्षा कर रहे थे जी। उसमें लोगों ने विधानसभा की हार का खींच और हार का कारण बताया। होना था लोकसभा चुनाव के समीक्षा, हाँ। परंतु लोगों ने विधानसभा चुनाव में जो हार मिली है उसका भी एक कारण बताया कि संगठन गुट की उपेक्षा, दूसरे वरिष्ठ नेताओं की उपेक्षा, कुछ लोगों का एक अलग वो बन गया था गुट, वो गुट के प्रभावशाली होने, कार्यकर्ताओं की उपेक्षा होने, कार्यकर्ताओं के काम नहीं होने, प्रत्याशी चयन में गड़बड़ी करने, और जो घोटाले हुए हैं उन घोटालों से सरकार की छवि खराब होने की तमाम बातें उस लेटरों में लिखी गई है। और कई विवरण और कारण बताए गए हैं कि किस तरह से सत्ता में रहते कांग्रेस ने ऐसे खेल खेले कि इस खेल से आम जनता तो दुखी हुआ ही, कांग्रेस का समर्पित कार्यकर्ता भी उपेक्षित हुआ, नाराज हुआ, उसको जिस तरह मान सम्मान होना चाहिए था वो नहीं मिला। वो जिस तरह से और कार्यकर्ताओं को तवज्जो देनी चाहिए था वो न देख के एक पार्टी के एक व्यक्ति के इर्द गिर्द संगठन और सत्ता चलती रही, इसलिए गलत संदेश गया जिसका भुगतान अभी भुगतना पड़ रहा है। अभी भी जांच पे जांच चली रही है, केंद्र सरकार की तमाम एजेंसियां करी रही है जांच, सरकार चली गई है, लोकसभा में भी बुरी हार हुई है। तो इन कारणों को भविष्य में
समीक्षा करने की बात कही गई है। एक और बात है कि ज्यादातर नेताओं ने जो मोइले से सार्वजनिक तौर पर कोई बयान देने से बचे, सार्वजनिक तौर पर कोई राय देने से बचे। हर कांग्रेस का बड़ा नेता ने ये इच्छा जाहिर की कि वीरप्पन जी हम आपको कोई भी चीज बताएंगे तो व्यक्तिगत कमरे में बताएंगे। तो व्यक्तिगत कमरे में जाकर अलग से अपनी पूरी बात खुलकर बताई और उन्होंने स्वीकार किया कि अगर सार्वजनिक रूप से अगर इन चीज़ों को बताए तो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति बढ़ेगी, कांग्रेस की गुटबाजी बढ़ेगी, व्यक्तिगत वैमनस्यता बढ़ जाएगी लोगों को। तो इससे बचने की कोशिश स्थानीय नेता के लोगों ने भी किया और जो दिल्ली से आए थे उस टीम ने भी किया कि ये जो वास्तविक कारणों को समझा जाए। उनको भी जो वास्तविक कारण समझने की कोशिश उन्होंने भी की। अपने दौरे के दौरान यहाँ से लेकर पूरे छत्तीसगढ़ के बस्तर, सरगुजा सभी इलाकों के नेताओं से, सभी प्रमुख लोगों से भेंट करके चीजों को समझने की कोशिश की। बिल्कुल, इस बंद कमरे में मुलाकात हुई, सारी चीजें पता चल गई, रिपोर्ट तैयार हो गई, अब एआईसीसी के पास भी पहुंच गई। जिस तरह से राहुल गांधी सक्रिय है पार्लियामेंट में, बहुत तारीफ हो रही है, बहुत सारे उनके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं कि बहुत सही चीजों के लिए वो घेरते नजर आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को। लीडर ऑफ ऑपोजिशन अच्छा अपनी भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन एक कांग्रेस के एक बड़े नेता होने के साथ साथ, एक रिस्पॉन्सिबल नेता होने के साथ साथ, आपको क्या लगता है ये जितने भी पत्र उनको लिखे जा रहे हैं, क्या ये एड्रेस होगा सही तरीके से? क्या कांग्रेस पार्लियामेंट में के साथ साथ स्टेट्स में भी अब उतनी सक्रिय नजर आएगी जितना उन्हें हो जाना चाहिए था पहले ही? और अगर अब नहीं हुए तो अब क्या होगा? तो सक्रियता बाकी स्टेट्स में भी अब नजर आएगी आपको? आपको लगता है पत्र को सीरियसली लिया जाएगा, रिपोर्ट को सीरियसली लिया जाएगा? तो सुमी, बहुत बढ़िया सवाल किया आपने। असली इन्हीं बातों के इर्द गिर्द अब कांग्रेस कुछ चुनौती बनी हुई है। राहुल गांधी की चुनौती, कांग्रेस की चुनौती और खड़गे की चुनौती ये रहेगी कि क्या वो अपने संगठन को मजबूत करेंगे, संगठन को सक्रिय करेंगे और संगठन को खड़ा करेंगे। जब तक संगठन खड़ा नहीं होगा तब तक राहुल गांधी, खड़गे, सोनिया गांधी या कांग्रेस अपनी बात को जनता तक पहुंचा नहीं पाएगी। जनता तक पहुंचाने के माध्यम अलग अलग हैं, मीडिया, सोशल मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया, ये तो एक माध्यम है, परंतु उससे भी जो प्रभावकारी जो चीजें हैं वो कार्यकर्ता होता है। वो कार्यकर्ता के लिए संगठन जरूरी है, उसकी सक्रियता जरूरी है, उसमें नियुक्तियां जरूरी है। तो क्या वो काम होंगे या नहीं होंगे, पहली बात। दूसरी बात, क्या वास्तविक में समीक्षा होगी कि नहीं होगी? मुझसे एक कांग्रेस के नेता ने कहा कि भाई भूपेश बघेल रायबरेली लोकसभा क्षेत्र के प्रभारी थे, राहुल गांधी के खास हैं, तो क्या उनके खिलाफ हम कुछ बोलेंगे तो क्या सुनेंगे? जिसको रायबरेली की जिम्मेदारी दी गई है वो आदमी के खिलाफ कोई बातें कांग्रेस हाईकमान सुनना पसंद करेगा, कोई कार्रवाई करेगा या कोई नया उलटफेर होगा, ये हमको संदेह है। तो संदेह उनके बीच है कि संगठन को किस तरह खड़ा कर पाएगी कांग्रेस, नहीं कर पाएगी। किस तरह से जो जिनके खिलाफ आक्रोश है वो आक्रोश के परिणाम देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? भाई जिन लोगों ने अपनी भड़ास निकाली, जिन लोगों ने जमीनी स्तर की बात बताई, तो क्या उस बात पर अमल होगा या नहीं होगा? या एक भड़ास निकालने का एक सम्मेलन जैसा हो गया, उन्होंने आया, कार्यकर्ताओं से मिला, बातों को समझा और चले गए। ऐसी ज्यादातर जो रिपोर्टिंग होती है राजनीतिक दलों की, वो उसके परिणाम नहीं आने के कारण या उसको अनदेखा करने के कारण नुकसान होता है। अगर ये भी अगर जो लोगों ने कहा है उसकी अगर अनदेखी की गई, उनकी बातों को नहीं सुनी गई और संगठन में फेरबदल करने का काम, संगठन में नए लोगों को लाने का काम, जो समर्पित कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जो कांग्रेस की विचारधारा, कांग्रेस की सोच और कांग्रेस के नीतियों रीतियों उसको वर्षों से पालन कर रहे हैं, वो अपनी उपेक्षा की बात कर रहे हैं, उनको सम्मान कैसे दिला पाएंगे? तो ये एक बड़ी चुनौती रहेगी। लोकसभा में भाषण दे देना एक विपक्ष के नेता के नाते एक सामान्य बात है, क्योंकि विपक्ष में रह के बोलने के अलावा प्रभावकारी तरीके से मुद्दे आप उठा रहे हैं, ये अच्छी बात। अब आपको संगठन को खड़ा करना है, आपको सही मुद्दों को उठाना, आपको सही लोगों को, अपनी पार्टी के लोगों को ऊपर ले जाना। ये कैसे? और जिन लोगों ने पार्टी में गुटबाजी फैलाई है, जिन लोगों ने अपने जो मौका मिला है, बेहतर मौका, उसका सही उपयोग नहीं किया, तो क्या उनकी जवाबदेही तय होगी या नहीं होगी? ये एक बड़ा सवाल इस दौरे के बाद बना हुआ है।
बिल्कुल, ये बहुत ही अहम एक आफ्टर थॉट है जिसके साथ आज हम इस एपिसोड को खत्म करेंगे कि बस ये जो रिपोर्ट है, ये जितने भी लेटर्स हैं, जितने भी ये फैक्टर्स सामने आ रहे हैं, ठंडे बस्ते में चले जाएंगे या सच में बदलाव होगा? क्योंकि अब बीजेपी वर्सेस कांग्रेस रियल मायनों में हो चुका है, संगठन वर्सेस संगठन। बीजेपी का संगठन बहुत स्ट्रांग है, ऑर्गेनाइजेशनली बहुत ब्लॉक लेवल पर स्ट्रेंथन है, और भारतीय जनता पार्टी हमेशा इस चीज पर फोकस करती है कि संगठन को कैसे और स्ट्रेंथन किया जाए। कांग्रेस अब इस पर काफी पीछे होती हुई नजर आ रही थी अब तक, लेकिन अब इतने सारे एक्शंस हो चुके हैं, सीनियर लीडर्स जगह जगह जाके अपनी रिपोर्ट्स कलेक्ट कर रहे हैं। क्या उस पर एक्शन होगा? क्या संगठन को स्ट्रांग किया जाएगा और भारतीय जनता पार्टी के संगठन के साथ लाकर खड़ा कर दिया जाएगा? उसके बाद देखना खास होगा कि कितने मुद्दों को उठाया जाता है और अपने खुद के लेवल पर कांग्रेस पार्टी में कितने बदलाव लाए जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल हम एक और एपिसोड के साथ आपके सामने शामिल होंगे। तब तक मुझे और मेरे वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे को विदा दीजिए। नमस्कार, जय जौहार।